कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई भी पक्षपात, किसी तरह का भेदभाव का आरोप ना लगे, इसलिए हमने दोनों व्यवस्थाओं को लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम 60% हम लेते हैं जो भर्ती परीक्षा हुई है उसका जो मेरिट है उसके जो अंक हैं उसको, और 40% भारांक हम देते हैं एकेडमिक गुणांक को, ताकि ये बैलेंस रहे। हम छात्र ने जो हाई स्कूल से लेकर के और ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई की है, जो परिश्रम किया है, उसको भी भारांक देते हैं और भर्ती परीक्षा को भी शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत उचित व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे जवाब आए, लेकिन खास तौर पे जब विधानसभा में शिक्षकों की भर्ती का मामला उठा, उस वक्त जो बेसिक शिक्षा मंत्री का जो जवाब आया है वो बहुत दिलचस्प है। उसमें कई नियम में बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखी है। उसको समझने की ज़रूरत है। साथ में उन्होंने जो जिलों में शिक्षकों की तैनाती है उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। मुझे लगता है इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो शिक्षा से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और अगर आपको इस पर कोई टिप्पणी करनी है, इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है तो वो भी ज़रूर करिए। कहना है कि संख्या पूरी है। एक उदाहरण के लिए हम गोरखपुर जिले का उदाहरण देना चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को। गोरखपुर में जो संख्या है 3,19,864 बच्चे नामांकित हैं और उनके सापेक्ष जो शिक्षक हैं 6,300 हैं। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एकल व्यवस्था है, एक ही शिक्षक है, कहीं पे 2 हैं, जहाँ पे 7 शिक्षक चाहिए, 8 शिक्षक चाहिए, लेकिन कहीं 1 है, कहीं 2 हैं, और शिक्षकों की शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बाद भी भारी कमी है। तो उस हालत में उन बच्चों का कैसे कल्याण होगा? एक जिले का केवल उदाहरण है तो जहाँ पे गोरखपुर जिले का, हम अपने जिले की बात कर रहे हैं, गोरखपुर जिले की। द्विवेदी जी ने पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का बता दिया। तो हमने एक जिले में बता दिया माननीय अध्यक्ष जी की कितना कम है। जो मानक है 1 पे 30 का या और 1 पे 35 का, तो उसके हिसाब से कितना कम है यहाँ? वो तो खुद कह रहे हैं ना कि हम मानक। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसमें पूरे हैं और जो जूनियर है उसमें कम है। तो वो कब तक, अगर जो कम है वो कब तक पूरा कर लिए जाएंगे? हमारा उत्तर प्रदेश का अनुपात और हमारे प्रयास के बाद अगर इसी तरह का ध्यान पिछले 10-15 सालों में दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन 1,19,000 से अधिक, माननीय सदस्य, मुझे 1,19,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने के कारण हम उस 1 और 35.9 के अनुपात पर पहुंच चुके हैं। लगातार उसको सुधार की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पूरे प्रदेश का मुझसे पूछा गया था अनुपात, ये मैंने औसत बताया है। जो बात किसी एक जनपद की कर रहे हैं, अभी हम समर वेकेशन में चूंकि स्कूल खुल चुके हैं, हम बीच में कोई समायोजन नहीं कर सकते। अभी हमने जो नियुक्तियां की हैं, जनपदवार का कैडर होता है, सब शिक्षक वहां पर प्लेसमेंट हुआ है पूरी, और अभी समर वेकेशन में हम आवेदन मांगेंगे शिक्षकों से। हमारे कई विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक अतिरिक्त हैं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, और कई विद्यालय ऐसे हैं जहां जितना होना चाहिए उससे कम है। यह आंतरिक समायोजन, अंतरा जनपदीय समायोजन के माध्यम से समर वेकेशन में हम पूरा कर लेंगे। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के किसी प्राथमिक विद्यालय में जहां ये परिदृश्य था कि अक्सर शिक्षक ना होने के कारण स्कूल बंद होते थे, हमने जो नियुक्तियां की हैं लगभग 1,19,000 से ज्यादा, उसके कारण आज हमारा कोई भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक आबलिक प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, किंतु प्रदेश के नगर क्षेत्र में संचालित 4,490 प्राथमिक विद्यालयों में 5,46,157 नामांकित छात्र छात्राओं के सापेक्ष 9,467 शिक्षक एवं 3,843 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। कार्यरत शिक्षकों आबलिक शिक्षा मित्रों से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता। जी हाँ, जनपद अंबेडकर नगर के नगर शिक्षा क्षेत्र टांडा में 11 प्राथमिक विद्यालय तथा 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 1,265 प्राथमिक विद्यालय में 1,167 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 98 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्राथमिक आबलिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 सहायक अध्यापक व 15 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिनसे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है।
नियुक्ति / तैनाती यथाशीघ्र की जाएगी। प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विशेष रूप से टांडा में 14 विद्यालय हैं और 14 विद्यालय के सापेक्ष 8 सहायक अध्यापक केवल कार्यरत हैं, बाकी शिक्षा मित्र हैं। मतलब 14 विद्यालय हैं, कार्यरत रेगुलर शिक्षक हैं 8 और वो भी सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक कहीं भी नहीं है और 15 शिक्षा मित्र हैं। मान्यवर एक आपसे आग्रह और करना चाहूँगा कि जब शिक्षक नहीं रहते तो बच्चे धीरे धीरे कम हो जाते हैं, वो भाग लेते हैं दूसरी जगह पर। हमारे प्रदेश में जो बच्चों की तादाद है वो कम नहीं है। जो माननीय मंत्री जी ने अपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, वहाँ भी शिक्षक कम होने के कारण ही निजी संस्थाओं में बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, जानना भी चाहूँगा कि एक तो 14 विद्यालय हैं और रेगुलर शिक्षक 8 हैं, इसकी पूर्ति कब तक कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मान्यवर प्रधानाचार्य के पद जो रिक्त हैं उनकी पूर्ति कब तक करेंगे, 2। और तीसरा, आदर्श शिक्षा व्यवस्था सभी बच्चों को निःशुल्क मिल सके, पब्लिक स्कूलों से लोगों का भार कम हो, उसके दृष्टि से जो छात्रों का तादाद है जो प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं, उसको भी साथ लेकर उस तरह का आदर्श विद्यालय कब तक स्थापित कर लेंगे कि जिससे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो हमारा संविधान कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हम देंगे, ये हमारे राज्य का कर्तव्य है। उस कर्तव्य के पूर्ति के लिए कब तक कार्रवाई कर लें? आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जो आमूलचूल परिवर्तन का काम हुआ है, उसका परिणाम यह है कि 2017 के बाद से लगातार प्रतिवर्ष प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लाखों की संख्या में छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के ग्रामीण क्षेत्र में आसपास के जो निजी विद्यालय हैं उनकी संख्या कम हो रही है, लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उसका कारण यह है कि मिशन कायाकल्प के माध्यम से हमने उनकी बिल्डिंगें ठीक की हैं, शिक्षाप्रद रंगाई पुदाई की है, बाउंड्री बनाई है, विद्युतीकरण कराया है, पेयजल की व्यवस्था की है। पहली बार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के फर्श पर संगमरमर और टाइल्स दिखी है। माननीय अध्यक्ष, लगातार अभी जो हमने धनराशि जारी की है लगभग 400 करोड़ की, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं बचेगा जहां फर्नीचर ना हो। और समाज के सहयोग से, CSR फंड से, विभाग के धन से, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण लगातार जो हमको धन मिल रहा है, उससे ग्राम पंचायत निधि से, पंचायत राज विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में भी तेजी से फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। जो निःशुल्क शिक्षा की बात माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कही है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा की पूरी व्यवस्था हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में है। हम उनको 2 जोड़ी अच्छे रंगीन ड्रेस भी दे रहे हैं, जूते मोजे भी दे रहे हैं। पहले केवल यूनिफॉर्म खाकी कलर का मिलता था, हम उनको बैग भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं। माननीय नेता बसपा ने जो बात अभी कही है अंबेडकर नगर के सापेक्ष में, माननीय अध्यक्ष जी, 2008 से जो नियुक्ति हो रही है बेसिक शिक्षा में, उसमें जो पदस्थापन होता है शिक्षकों का, वो एक नियमावली, अध्यापक तैनाती नियमावली के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही पदस्थापन हो सकता था। यह व्यवस्था 2008 से बनी हुई थी, जिस कारण नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी हुई। 1996 में के बाद से पहले स्थानांतरण के माध्यम से उसको पूरा भी कर लिया जाता था। 1996 के बाद से स्थानांतरण भी नहीं हुआ। 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र से कुछ स्थानांतरण हुए नगर क्षेत्र में, लेकिन ये विवाद हो गया कि किसको ग्रामीण क्षेत्र से नगर में भेजा जाए, किसको ना भेजा जाए। इस नाते प्रक्रिया रुक गई, जिसके कारण उल्टी स्थिति हो गई। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक ज्यादा हो गए लेकिन नगर में कम हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार किसी सरकार ने समग्रता में
पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को संज्ञान में लिया है। हमारे गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, हर स्कूल को शिक्षक मिल सके, इसलिए हम अध्यापक तैनाती नियमावली में भी संशोधन करने जा रहे हैं। अब ये ग्रामीण और नगर का ये विभाजन खत्म करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जो जहां अतिरिक्त शिक्षक हैं उनका पदस्थापन नगर में करके, जो अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में नगर क्षेत्र में जो शिक्षकों की कमी है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं और ऐसे तमाम जरूरी संशोधन हम करने जा रहे हैं जिससे इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, एक ये मैं आपसे कह सकता हूं यथाशीघ्र हम जल्दी ही कैबिनेट के समक्ष, चूंकि वो कैडर समाप्त करना है, नगर और ग्रामीण का विभाजन करना है, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप अगली बार सदन में जब आएंगे, अगले अधिवेशन में, अगले उसमें बैठक में, तो तब तक आपकी ये नियमावली आपके सामने आ जाएगी। वर्मा जी, अब तो आश्वासन हो गया स्पष्ट, नहीं आश्वासन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो गया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक इसके उत्तर से ही मेरा एक सवाल निकलता है, आपकी अनुमति हो तो। नहीं, अब तो पूरा नहीं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि नहीं माननीय अध्यक्ष जी, इसमें शोर मचाने की क्या जरूरत है? नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आप हमारी आवाज भी दबा माननीय देते हैं। अध्यक्ष, एक छोटा सवाल, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, केवल इसमें क्योंकि माननीय मंत्री जी, जब पूरा उत्तर आ गया और उसमें उत्तर में आप सुनिए तो, अरे आप सुनिए तो पहले। एक मिनट क्या ना, उससे नहीं मतलब है। आप बोलते चले जा रहे हो, हमारी तो सुनो। आप पहले हमारी बात सुनो। मंत्री जी के उत्तर में कम से कम 3 बार स्पष्ट आश्वासन आया है कि हम अति शीघ्र ये कमियां पूरी करेंगे। तो अब जब 3 बार आश्वासन आ गया तो उसमें बाद में अब लगातार बहस करने का क्या तुक है, ये बताइए। शुरू में जो हमने अपने निधि से कुछ विद्यालयों में डेस्क बेंच मैंने अपनी निधि से दिए थे माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद आज अभी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय बनाए गए हैं प्राइमरी और जूनियर, वहाँ डेस्क बेंच तक नहीं लगे हैं। अभी हमारे पास प्रधानाध्यापक सभाई विधानसभा का मामला आप माननीय मंत्री जी को ने, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि सारे प्राइमरी विद्यालयों में हमने डेस्क बेंच लगा दिए हैं, उस पर मैं बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम माननीय अध्यक्ष जी लगा दिए, आपका दिखवा लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए इधर उधर की बात नहीं करता हूँ कभी। मैंने कहा है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, ज्यादातर विद्यालयों में फर्नीचर हो गए थे, जो शेष बचे थे उन सब के लिए मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उन सब के लिए लगभग 400 करोड़ की धनराशि हमने जारी की है। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्नीचर विहीन नहीं रहेगा। मैंने ये कहा कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी अलग अलग जनपदों में अलग अलग, जैसे सोनभद्र में मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ, जनपद खनिज निधि से वहाँ के सभी प्राथमिक विद्यालयों में भी फर्नीचर की व्यवस्था हो रही है। तो ऐसे तमाम जगहों पर जो बचे हैं, मैंने ये कहा कि आगे प्राथमिक विद्यालयों में भी फर्नीचर हो, हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी संख्या में विद्यालय, माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी प्राइमरी स्कूल में गांव के पढ़कर आया था और जहां पढ़ने जाता था वहां कोई भवन नहीं था, 4 खंभे खड़े थे और बचपन से हमको यही बताया गया था कि यही स्कूल है। मैं कह रहा हूं उस स्थिति से निकालकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टाइल्स की व्यवस्था की है, पंखे लग रहे हैं। अभी जल शक्ति मंत्रालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जल जीवन मिशन के तहत हर स्कूल को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं, किचन सेट दिया है, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन 50 साल में जो नहीं हुआ वो 3-4 साल में सब कुछ संतृप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आधार पर हो रही है। जो बच्चे 2010 से पहले पास आउट हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, उनका एकेडमिक गुणांक कम रहता है, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वो 40 साल से ऊपर हो रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति एकेडमिक गुणांक घटाकर सुपर टेट के आधार पर करेंगे, जिससे ये ओवरेज हो रहे बच्चे समायोजित हो सकें? नीतिगत प्रश्न है।
इस सदन में भी और बाहर भी जब कभी कोई भर्ती केवल भर्ती परीक्षा के अंकों के आधार पर होती है, तब एक सवाल खड़ा होता है कि जिस लड़के ने परिश्रम करके हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक अच्छे अंक अर्जित किए हैं, उनको आप महत्व नहीं दे रहे हैं। और जब हम केवल एकेडमिक गुणांक के आधार पर भर्ती करते हैं, तब ये कहा जाता है कि साहब इस पीरियड में नकल होती थी इसलिए नंबर ज़्यादा आ गया, ये ग्रामीण में नंबर ज़्यादा आ जाता है। सर, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा हमेशा ये रहती है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई भी पक्षपात, किसी तरह का भेदभाव का आरोप ना लगे, इसलिए हमने दोनों व्यवस्थाओं को लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम 60% हम लेते हैं जो भर्ती परीक्षा हुई है उसका जो मेरिट है उसके जो अंक हैं उसको, और 40% भारांक हम देते हैं एकेडमिक गुणांक को, ताकि ये बैलेंस रहे। हम छात्र ने जो हाई स्कूल से लेकर के और ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई की है, जो परिश्रम किया है, उसको भी भारांक देते हैं और भर्ती परीक्षा को भी शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत उचित व्यवस्था है और इसका कोई बेहतर विकल्प कभी माननीय सदस्यगण सुझाएंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी।